चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी कलर कोडिंग सीख ली थी और एक टेबल पढ़ा था, है ना। और एक राइम बनाई थी जिसमें एक प्रॉब्लम थी, वो हम बता देते हैं स्टार्टिंग में ही। वहां पर हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव लाइफ लिखा हुआ था सर वहां पे, है ना। हैड अ वेरी गुड लाइफ लिखा था। वो लाइफ की जगह क्या होगा? और मैंने उस दिन भी बोला था वाइफ होगा। वाइफ मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? वाइट, ठीक है। तो बीबी रॉय ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट क्या हो गया? ग्रीन, और ब्रिटेन ब्लू। फिर हैड ऐसे ही है, साइलेंट है। फिर वेरी मतलब वॉयलेट, गुड, ग्रे, एंड वाइफ मतलब ठीक, याद करने के लिए इसकी। अच्छा, यहाँ गोल्ड सिल्वर के लिए क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उसके मल्टीप्लायर की जरूरत पड़ती नहीं है। सिर्फ वो किस लिए आता है? टॉलरेंस के लिए, है ना। तो इसलिए उसको आसानी से याद कर सकते हैं। और नंबरिंग कैसे करनी है? 0 to 9 करना है, ठीक। और यहाँ मल्टीप्लायर में 1 2 और उसका 10 का मल्टीप्लायर है, और पावर कैसे पड़ेगी? 1 to 9, सिंपल, ठीक। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। फिर टॉलरेंस का है, गोल्ड पे कितनी है? 5%, सिल्वर पे 10%, और कोई कलर नहीं है तो 20%, ठीक। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे, तो इस पर दोबारा से चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। सिर्फ आपको ये करेक्शन करना था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी थी। 4 स्टेप होती है। लास्ट वाली स्टेप किस लिए होती है? टॉलरेंस के लिए। पहले 2 स्टेप क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, और तीसरी किस लिए होती है? मल्टीप्लायर के लिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैंने सारे सॉल्व करके आपको कराए, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अलोंग एन इंसुलेटेड strip PQ of a metallic conductor. The current density is in the strip varies as shown in graph. क्या करें? करंट डेंसिटी वैरी करती है ग्राफ के हिसाब से, जैसे जैसे डिस्टेंस अलोंग स्ट्रिप किधर की तरफ? पॉइंट P से, ठीक है। तो जैसे हम आगे तरफ बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है भाई? आपकी करंट डेंसिटी आप खुद समझ लीजिए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक। Which one of the following statement could explain the variation? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए। वापस सवाल देख लीजिए, क्या कह रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो करता है किसी इंसुलेटेड स्ट्रिप से, जो क्या है? PQ, उसकी थिकनेस मान लें। एक तरफ एंड क्या हो गया? P, और एक तरफ क्या हो गया? Q। कह रहे हैं करंट डेंसिटी आपकी P से Q की तरफ, देखिए डिस्टेंस अलोंग स्ट्रिप फ्रॉम P, P2 किधर जा रहे हैं? P से Q की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो उसका ग्राफ देख के यही समझ में आता है कि करंट डेंसिटी P पर बहुत ज्यादा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस। करंट डेंसिटी क्या होता है? J = I/A। तो करंट की वैल्यू, तो आप फ्लो करा रहे स्ट्रिप के अंदर से, देख कांस्टेंट मान ले, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा, तभी डेंसिटी बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगा तो घटेगी। तो कह रहे हैं जैसे जैसे Q की तरफ जा रहे हैं करंट डेंसिटी घटेगी। इसका मतलब कॉमन सेंस है कि एरिया आपका बढ़ रहा होगा, तभी डेंसिटी आपकी घट रही है। तो क्लियरली अगर इस ऑप्शंस को पढ़ें, द स्ट्रिप इज नैरोवर एट P, तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा देन एट Q, मतलब ज्यादा होगा। द स्ट्रिप इज नैरोवर एट Q। अगर इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इधर डेंसिटी कैसे कम हो सकती है? तो ये गलत हो गया, ठीक। फिर द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द स्ट्रिप इज यूनिफॉर्म। क्या ये बात सही है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा क्या? पोटेंशियल वैरी करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर ये, ठीक, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, गलत हो गई। तो आंख बंद करके कोई गलती कर ऐसे करते हैं, आर इक्वल टू वाला नहीं होता है, कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। क्यों? इस ग्राफ को देख के क्लियरली दिख रहा है कि आपका एक पैरामीटर तो चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट डेंसिटी चेंज तभी होती है जब I/A में अगर I कांस्टेंट है तो फिर A आपका चेंज हो रहा है। अगर A चेंज होगा तो R कैसे कांस्टेंट रह सकता है? नहीं रह सकता है ना, ठीक। तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ठीक, दैट इज A, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे कम किधर होगा? P पे, तो डेंसिटी हाई है। जैसे जैसे इंक्रीज करेगा एरिया, वैसे वैसे डेंसिटी घटती जाएगी, ठीक। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a constant voltage supplied across a wire of constant length, मतलब लेंथ को L मान लिया हमने, ठीक। How does the drift velocity of electron depends on the area of cross section of wire?
तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहे हैं, डेरिवेशन या रिलेशन, जो भी आप समझना चाहें, ठीक। और मुझे इसका आप आंसर बताइए। और अगर आप एक चीज ऐड करूंगा क्योंकि मुझे आगे इस्तेमाल करनी है, इसलिए बता रहा हूं, जरूरत नहीं है मुझे, फिर भी आखिरी वाले के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, R अपॉन L, और R क्या होता है, रो L अपॉन A, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी एक L होगा, ये L कट जाएगा, बचेगा क्या, रो अपॉन, अरे सर वापस से एरिया की डिपेंडेंसी आ गई है ना, तो ये तो कांस्टेंट रहने से रहा, जो मैंने वैसे ही बता दिया था, फिर भी मैंने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक। कोई दिक्कत, ये समझ में आया कि नहीं आया हम लोग को, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वाली बात समझ में आई। ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, ट्राई करो, वेट कर रहे हैं। तो हम चेक करते हैं ना इसको, जो हमें आता है, क्या क्या पता है हमें, वीडी का क्या फॉर्मूला होता है भाई, जी सर बताइए। हाँ, ए टाउ लिखें, ये मैं लिख सकता हूँ। म्यू क्या है, मोबिलिटी, हाँ म्यू क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सब पढ़ाया है बेटा, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कहाँ एरिया आ रहा है, पहले बताओ तो हमको, यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू क्या होगा, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, नोट्स देख लो, नोट्स, कोई बात नहीं, नोट्स देख लो ना, तो बेटा बहुत अच्छी किताब है कोचिंग की आपके, हाँ मॉड्यूल रखा हुआ है तुम्हारे पास, है ना, फिर मैं चीटिंग कर लूंगी, फिर आप बोलेंगे चीटिंग करके बताया है। कोई बात नहीं, चलो लिखो, ठीक, ठीक है। तो कहीं पर भी आपका वीडी डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, डज नॉट डिपेंड, क्वेश्चन ही गलत है। जब असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा, उसमें एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, वहां पर ऐसे ही आपको अप्रोच करना होता है, तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको वेरीफाई करना है, इज इट करेक्ट और नॉट, तो इतना ही करना था। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया, कांस्टेंट वोल्टेज है, वोल्टेज कांस्टेंट है, किसी वायर के अक्रॉस हमने उसकी लेंथ कांस्टेंट लेंथ है, लेंथ भी बदलनी चाहिए, अप्लाई कर दिया, तो कह रहे हैं कि ये बताइए डिड वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है एरिया क्रॉस सेक्शन पर, तो आप कहेंगे नहीं, और कैसे कहेंगे, प्रूफ करके करेंगे। तो हमने सिर्फ प्रूफ ही किया, हमने लिखा डिड वेलोसिटी लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, फिर v भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने म्यू भी देख लिया, म्यू को भी चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं म्यू में कहीं एरिया क्रॉस सेक्शन आता है, फिर हमने हर जगह से वेरीफाई किया कि देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो कलर कोड बताओ इसका, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है ना, हर बार आप वैल्यू निकालते थे, इस बार मैंने पूछा कलर बताओ, 4 स्टेप का कलर क्या क्या होगा, ये पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो इतना तो देख के बता सकते हो ना, सिल्वर है ये, एक तो मिल गया सिल्वर, और फोर्थ है, तो फिर से बीबी रॉय, हाँ चेक कर रही हो वहां से टेबल में, नहीं करा, चेक कर लो, चलो चेक कर लो, बीबी रॉय लिखा है, हाँ तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, जीरो से स्टार्ट होती है काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर येलो हो गया, गुड, चलो ठीक है, मैं 2 मिल गया इन लोगों को, येलो मिल गया और सिल्वर मिल गया, बचे 2। तो 42 2 पे बीबी रॉय से स्टार्ट करो 0 1 2 पे, तो आर फॉर रेड, हाँ रेड आएगा, रेड, ठीक, येलो हो गया और रेड हो गया, अभी भी एक बचा हुआ है, किलो लिखा है, किलो मतलब 10 की पावर 3,
किलो है ना, किलो लिखा हुआ है वहां पर। अच्छा ये W नहीं है रे, ये ओम होगा ना, किलो ओम लिखा हुआ है। याद रखिएगा अगर लिखा है 42 किलो ओम, इसको लिख सकते हैं 42 इंटू 10³ ओम। पता होना चाहिए ये बात। 1 होता है, 1 क्या होता है, 1 के बाद 10 होता है, 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो इट विल बी ऑरेंज, ठीक है। डन कर लिया सबने, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक। एट रूम टेम्परेचर, इतना आसान है ना, आप लोग कितने इंटेलिजेंट ऐसा फील हो रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, इतने बेकार क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आता है तो आता है। एट रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट। देखो अब ये क्या हो गया, इधर पूछ लो, कोई बात नहीं। क्या ये पूछ रही थी कि सेकंड वाला कैसे निकाला है। सेकंड वाला कैसे निकाला, कौन सा, ये रेड। तो मैंने क्या निकाला टेबल में, येलो मतलब अरे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो 0 पे बीबी रॉय करो ना, ब्लैक ऐसे ऐसे देखो, रुक जाओ 0 1 2 3 4 ऐसे होता है काउंटिंग। आप यहाँ स्टार्ट कीजिए, वैल्यू कितनी है 4, 4 कहाँ आ रहा है, फिफ्थ कलर पे, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इसके सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज, तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, ये ओम है बेटा, ये W ये टाइपो एरर है, माफ। हाँ ये क्या है, टाइपो एरर है, माफ करिएगा इसके लिए, तो मैं इसको काट के लिख देता हूं। ओम ये हो गया तेरा, ठीक। कैलकुलेट द टेम्परेचर, क्या निकालना है, लेकिन टेम्परेचर निकालना है of the element if the resistance is found to be 117 ohm, ठीक है। The temperature coefficient of resistance of the material is, what is this, this is nothing but alpha, ठीक है। कितना आसान है, करके बताओ, फिर आंसर बताओ मुझे, ठीक है। आंसर बताइए, अल्फा भी पता है, आर नॉट भी पता है, और 117 आपको आरटी भी पता है। तो वो फॉर्मूला क्या था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक। और डेल टी में भी आपको टी नॉट पता है 0, हाँ तो टी माइनस, तो टी निकालना है, तो मैं इसको डेल टी को हटा के टी भी लिख सकता हूँ। टी माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, टी तो आएगा, तो मुझे टी तो निकालना है क्वेश्चन में। कितना आसान क्वेश्चन है। This is 117, this is 100, 1 plus 1.7 into 10 to the power minus 4, ठीक, into t। रीअरेंज करके सॉल्व कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। जल्दी करके मुझे आंसर बताइए व्हाट इज, क्योंकि देखो ध्यान से रखना, जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में या केल्विन में, गलत, डिग्री में। इसमें हम लोग डिग्री यूज कर रहे हैं ना, इसमें कन्वर्जन करने के लिए क्या इतना दिमाग बता के सिखाया था, 273 कट जाता है, कोई मतलब नहीं है, डिग्री में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले कर लो 117 अपॉन 100 करना चाहते हो तो कर लो, फिर माइनस में इधर आ जाएगा, क्या बचेगा इधर 1.7 into 10 to the power minus 4 into t, ठीक। एलसीएम ले लो, 117 minus 100 upon 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसी टाइम पर, 1.7 into 10 to the power minus 4 is equal to क्या आ गया, t। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो t will be equal to 117 minus 100 क्या आ जाएगा, 17 अपॉन, देखिए 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर माइनस 4 बचेगा क्या, 10 की पावर माइनस 2 बचेगा ना। सो 1.7 into 10 की पावर माइनस 2, अरे ध्यान से देखो ना, ये यहाँ से कट सकता है ना, क्या होगा 0.1 होगा कि 10 होगा, अरे करके इतना सिंपल नहीं कर सकते हो, 10 होगा ना, 1.7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 17 मिलेगा। अरे आंसर क्या होगा, 10 into 10 की पावर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, देखिए कितना आसान था, 1000 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशंस बहुत सिंपल होती हैं, बस प्यार से करो तब, हौच पौच करोगे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आया कैलकुलेशन समझ में, करके देखो। आगे बढ़े, चलिए करना है।
ये हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। आगे कहाँ करेंगे, जब हम लोग रेजिस्टेंस आप सीख लेंगे पैरेलल एंड सीरीज क्या होता है, ठीक है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है वो सीख लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक। चलो देखो पहले 2-4 क्वेश्चन पीछे भी छोड़े हुए हैं, ठीक है। सब एक साथ स्टार्ट करेंगे, नीट वाले प्रीवियस ईयर वाले, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ये पीवाईक्यू है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर ओम इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेस्ड टू n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, रीकास्ट कर रहे हैं मटेरियल को। पता ही नहीं ये बात आता है, रीकास्टिंग वाला क्वेश्चन कभी करा है? नहीं करा। कोई बात नहीं, चलो हम करा देंगे, ठीक। वायर है आर ओम था उसका रेजिस्टेंस, अब उसको मेल्ट करके नया बना लिया, ठीक। अब कह रहे हैं उसकी लेंथ को, ओरिजिनल लेंथ कितनी करना है तो ऐसे कर लो, चलो थोड़ा बता देते हैं। तो लेट द ओरिजिनल, वैसे मैं सारे क्वेश्चन करवाता पीवाईक्यू में, लेकिन तुम लोग तो मानते ही नहीं, ठीक है। हमने कब बोला था? लेंथ कितनी है l, ठीक। n टेंस टू न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, l न्यू विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ l, ठीक। एंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो कह रहे हैं उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड r डैश। तो अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जब हम लोग लेंथ को चेंज करेंगे तो क्या एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, डिक्रीज करेगा ना। तो एरिया को लेंथ के टर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये इसकी कड़ी थी जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू रो l अपॉन a। रो इज कांस्टेंट, ये चेंज होने वाला नहीं है। एरिया कैसे लिखेंगे, a बाई n हो जाएगा, n टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज l लेंथ क्या हो रही है, n टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये ठीक कह रही है लड़की, ठीक है। तो फिर आंसर क्या आएगा, आंसर भी बता ही दो फिर तुम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r डैश कर दूं, देखो बेटा डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। r डैश विल बी इक्वल टू रो तो सेम ही रहेगा, l क्या हो जाएगा nl अपॉन a बाई n, ठीक। क्या कर रही है तू टेबल में? तो ये क्या हो जाएगा बताओ, रो n स्क्वायर l अपॉन a, या फिर मैं कह सकता हूँ r डैश इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर अलग कर ले, रो l अपॉन a, दिस इज नथिंग बट r, सो r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर। तुम लोग मेरा बिगड़ा कर दोगे फिर। पीवाईक्यू सेशन में क्या करेंगे, मेरा तुक्का सही है। तुक्का, तुक्का कैसे करते हैं यार, क्वेश्चन देखा था तभी मैंने बोला था n स्क्वायर r होगा, ठीक है। अगर अभी कर लोगे तो पीवाईक्यू सेशन क्या करेंगे, ठीक। इसको आप इतने पे लीव कर देते हैं, ठीक। कराएंगे, सारे करा देंगे, ठीक। इसके बाद वाला भी आसानी है, ठीक। करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, स्ट्रेच कर दिया, बोलने हैं कि करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर आप ये वाला तो कर ही लो, चलो हां ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। द कलर कोड ऑफ, ये तो ऐसे ही बता दो आंसर। ये क्या है, कितना परसेंट आ गया, 5% है। देखो इसमें से एक वाला तो एलिमिनेट हो गया है ना, अब बचे आपके बाकी। मल्टीप्लाई क्या है, ब्राउन, ब्राउन पे क्या आएगा, बीबी रॉय। बीबी रॉय में पहला कलर कौन सा है, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन है, तो पहला मल्टीप्लाई क्या होता है 1, उसका 10 होता है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ लो वही 10। अब उल्टा कर दो, वायलेट और येलो कर लेना। वायलेट और येलो, येलो 4 का होता है, तो येलो क्या आएगा 4, और वायलेट तो बीबी चेक कर लो, कोई बात नहीं, याद नहीं, चेक कर लो टेबल फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। वायलेट 7 ये बेटा हर जगह ये ओम को इसने गलती कर हो गई है, माफ करिएगा, ये हर जगह ओम लिखा हुआ है। सर 7 आएगा वायलेट पे, कितना आएगा आंसर, कितना आया 470 प्लस माइनस 5%, ठीक। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सब कर लेंगे आप क्वेश्चंस, गलत बात है, ये भी कर लो, फिर से ये ओम है, ठीक है। 47, अरे 4 पर येलो आता है, 7 पे वाइट एक मिनट, आई थिंक ये थोड़ा बहुत आ गया है आप लोगों को। अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, एक मिनट, ठीक है, चलिए ये भी हो गया।
चलो देखो, तो क्या है, अ कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम लिखा हुआ है। अब आराम से करना, 4.7 लिख दिया, ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे, ठीक है, मान सकते हैं, मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही क्या है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। कंप्यूटर एग्जामिनेशन निकालना तो पीएचडी नहीं करनी वाला कह रहा हूं, पीएचडी छोड़ दो, क्योंकि देखो येलो का 4 होता है और वायलेट का 7, तो मुझे लगा कि तो अब मुझे बताइए 4 माने येलो अब कुछ करेंगे आगे की, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, सही होगा। अब बताओ ऐसा वाहियात पेपर सर लीक का आता है, कैसे आ गया? हाँ ग्रीन वहां पर कैसे आया? चेक Green करो, तो दिया नहीं गया है। 7 है ना, ग्रीन तो 5 होता है ना, मल्टीप्लायर 1 है, मल्टीप्लायर 1 होगा फिर, आई थिंक गलत है, सर क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत है बॉस, क्वेश्चन गलत है, बिकॉज यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए पहली बात। हाँ। अगर इसको सही होना है, सही भी करना है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई 1 मान लूंगा, तो पहला कलर क्या होता है, ब्लैक, ठीक, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक, 5% इसको मैंने मान भी लिया, चलो, अरे नहीं यार हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या? हम लोग की गलती हो गई, यहाँ किलो लिखा हुआ है, 3। किलो लिखा हुआ है, 10 की पावर 3 इज मल्टीप्लायर, अच्छा हम लोग गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन बेचारा सही। हाँ क्वेश्चन बेचारा सही, फिर किलो को आप अंदर लेके आओगे 10 की पावर 3 में, फिर यहाँ पर 47 है, फिर ये प्लस माइनस करके दो वैल्यूज निकलेंगी, तो दो वैल्यूज निकाल के फिर भी करेंगे, नो कलर होगा तो भी गोल्ड लेके चलना पड़ेगा 5% टॉलरेंस के लिए। हाँ तो ग्रीन आ तो गया, 10 की पावर 3 है, लेकिन तब भी सर ग्रीन कैसे आएगा? नहीं मुझे रीचेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन ये को, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 5 होता है। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मैं पीवाईक्यू चेक करता हूँ, गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड दीजिए बस मुझे, अभी इसको ठीक करते हैं। देखिए देखिए देखिए, सही क्वेश्चन मिल गया, अब देखिए सही करते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका है यही एकदम सेम क्वेश्चन है, 47 प्लस माइनस 4.7, अब इसके आगे लिखा हुआ किलो, ठीक है, टॉलरेंस आपकी यहाँ पर नहीं बताइए, ठीक, नो कलर वाला केस लेंगे, तो जरा हम अगर 47 ओम लेंगे, ठीक है, तो 47 में आपका किलो से क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3, फिर आपके पास नो कलर वाला ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर, कौन सा है आपका टॉलरेंस, अगर आप सिल्वर लेते हो तो कितना आएगा आपका 10%, कैसे, आपका यहाँ पर देखिए 4.7 है, कितना आ जाएगा 47, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, द कलर सीक्वेंस, तो अब आपके लिए अगर हम बनाए यहाँ पर 47 10 टू द पावर 3, क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, अगर मैं सिर्फ इसको पूरा एलिमिनेट करके 10% के लिए करता हूँ तो कौन सा ऑप्शन आएगा, चेक करो, सेकंड आएगा, क्या आएगा, सेकंड, विच वन, सेकंड, सेट हो गया इस बार, 4 येलो होता है, 7 वॉयलेट होता है, 10 टू पावर 3 क्या आ गया, ऑरेंज, और बचा क्या, सिल्वर, ठीक, मैंने पहले ही सही बताया, तुक्का मारा था तुमने, तुक्का नहीं मारा था मैंने, वो बस येलो और वायलेट का देखकर बताया था कि सेकंड होगा, बाकी मैंने दिमाग नहीं लगाया था। तो हम लोग को ये क्या, ये जो आपके मार्जिनल वैल्यू दिए इसको छोड़ के फिर हमने सॉल्व किया, तो हमारा जो पैटर्न बन रहा है कौन सा बन रहा है, सिर्फ ये वाला। अच्छा एक और चीज देखो, ये इम्पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ टॉलरेंस को छुपा के रखा है, टॉलरेंस आपके पास है नहीं, और जो टॉलरेंस दिया हुआ है वो हम ले नहीं सकते, रीजन क्या है, यहाँ पर आपका पैटर्न बाकी चीजों का नहीं बनेगा, जो गिवन पैरामीटर है उसके हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हम अगर बिगर वैल्यूज के हिसाब से देखेंगे, एरर वाला कंसेप्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 47 × 10 की पावर 3 आएगा, ठीक, तो 4 7 के हिसाब से लेंगे तो भी आपका पैटर्न कौन सा बनेगा, सेकंड वाला बनेगा, येलो व्हाइट ऑरेंज एंड सिल्वर, ठीक, चलिए ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनायता करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, ये तो आई थिंक हो जाएगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बताइए भाई आंसर इसका क्या होगा, क्या है, which of the following graph represent the variation of resistivity rho with temperature, आई थिंक ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अब मेटल के लिए जल्दी से आंसर बताओ मुझे, ऑप्शंस बताइए, कोई भी ऑप्शन बता दो, कोई बात नहीं,
ए होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे पढ़ा नहीं तुमने अभी, उसने एक्सपोनेंशियल पढ़ा रहा था मैं कि कांस्टेंट नहीं हो सकता है टेम्परेचर जब चेंज होता है तो अल्फा के साथ टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू बढ़ रही है तो कांस्टेंट रेट पे बढ़ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गुड, ठीक है, वेरी गुड। द सॉलिड which have negative temperature coefficient of resistance, ये भी बताया था मैंने, ये तो ऐसे ही बता दिया था, हवा में आंसर आ जाएगा। ये तो मेरी थ्योरी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया। देख लो भाई नीट वालों, डबल फीस होगी तुम्हारी। बताओ बताओ बताओ, नेगेटिव किसके लिए अल्फा होता है ये भी बता दो। चलो ये भी बता ही दो। अरे ये मैंने अभी कल लास्ट क्लास में ही पढ़ाया हुआ है, एक लास्ट में नोट लिखा हुआ था। हाँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तुम लोग क्यों नहीं बता पाए? बताया तो था अभी। क्या बताया? फोर्थ बोला। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी सही बता देते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाँ तुक्का लगाया ना? नहीं कसम से। लेकिन एक चीज नोटिस नहीं करी क्या? क्या नोटिस करने वाली बात थी कि जो क्लास में पढ़ाया गया है एकदम उठा के डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन पूछा। और क्या दे दें? पेपर लिखाएं? पेपर लिखा है तुम्हारा मतलब व्यवहार भरा है तुम्हारी। ठीक है, ये अगर इतना पढ़ लोगे तो वैसे देखो कैसे अभी रिसेंट पेपर है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पुराना है, 2020 का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। ठीक, नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी वो नोट करिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग क्या लिखो? हेडिंग लिखो, लिख के पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, नया टॉपिक। सर आप लिखेंगे ना लिखें मतलब क्या चाहते हो बच्चा तुम लोग? एक इस टॉपिक के लिए क्या अलग से पीपीटी आपको चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैसे हो सकते हैं? तो दो ही तरीके की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा ये बताओ सीरीज कब होता है? मैं तो ऐसे बोलता हूँ जब जाने का रास्ता एक, जब जाने का रास्ता एक तब सर्किट किसमें है? सीरीज में। जब जाने के रास्ते अनेक तो किसमें है? पैरेलल। एग्जांपल बताओ सर, ऐसे समझ नहीं आ रहा। ये देखो एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया एंड उसके बाद हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये एंड ए हो गया, ये एंड क्या हो गया? बी। ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। इस बेचारे करंट को जाने का रास्ता कितना? एक ही है कि एक से ज्यादा है? यहाँ पहुंचेगा, फिर बेचारा यहाँ पहुंचेगा तो R1 से होके गुजरेगा, फिर R2 से भी उसी को होके जाना पड़ेगा, फिर R3 से भी उसको होके जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो इसको आंख बंद करके क्या हो जाएगा? जाने का रास्ता एक, तो कॉम्बिनेशन इज सीरीज। और इसमें अगर किसी ने बोल दिया, एक वर्ड यूज करते हैं बड़ा ही इक्विवेलेंट, ये V है मेरा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में कहें तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बता दो तो उसका बहुत सिंपल है, तो R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल will be equal to R1 plus R2 plus। अगर इन जनरल लिखें तो इन जनरल का मतलब होता है अगर अनंत मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो अगर मान लेते हैं फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। राइटिंग तो बहुत अच्छी है ना तुम्हारी सबकी, तारीफ नहीं करनी चाहिए अपने लिए। R T will be equal to R equal to R1 plus R2 plus कितना? Rn तक बस जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल। इसको डिवाइड नहीं करेंगे इनसे? नहीं, सिर्फ जोड़ना। ठीक है,
नेक्स्ट जाने के रास्ते अगर नहीं, देखो ठीक है। अब मैंने ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल, यहां से हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट यहां से पहुंचा, और जैसे ही टर्मिनल ए पहुंचा उसके पास अब तीन ऑप्शन है ना। वो R1 से होके जा सकता है, R2 से होके जा सकता है और R3 से। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, तीनों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये तुम्हारा I1, हो गया तुम्हारा I2 और ये हो गया तुम्हारा I3। लेकिन इन तीनों को अगर देखें तो डायरेक्टली तीनों कनेक्टेड हैं हमारे बैटरी से, आप कहेंगे यस सर। क्यों, देखो ना ये इसका कॉमन जंक्शन है। अरे सर ये जंक्शन क्या होता है, कॉमन पॉइंट जहाँ पर सारे आपके मीट कर रहे हैं, ठीक। अगर देखो ध्यान से तो ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है कि नहीं है, तो जब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका बैटरी का पोटेंशियल V होगा। तो मैं कहूंगा R1 के अक्रॉस जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कितना होगा, V, और R2 के अक्रॉस भी V, और R3 के अक्रॉस भी V। जगह नहीं इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि हॉच पॉच ना होता, नीचे लिख देता हूं, ठीक है। ठीक, तो मैं लिखूंगा कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, किसमें, इन पैरेलल। किसमें, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले पहचानना तो सीख जाओ, तो जाने के रास्ते कितने अनेक, तो कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। अब उसके बाद जब ये समझ गए तब देखोगे कि तब इसका मतलब है कि R1 R2 R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। यहाँ जब गए तो देख रहे हैं कि यहाँ बैटरी जो है सिर्फ R1 के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसके बाद सिर्फ R3 से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्लियरली कह सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस से बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक। इसका मतलब है वोल्टेज अलग अलग, करंट सेम, यस करंट सेम क्यों है, क्योंकि जाने का रास्ता ही तो बदलेगा, लेकिन वोल्टेज को बदलने का मौका मिल गया ना। तो अगर शॉर्ट में लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे I सेम फॉर ऑल, ठीक। यहां लिखेंगे V सेम फॉर, ठीक है, समझ गए। ये मैं बाद के लिए पढ़ा रहा हूं, अभी तो आसान आसान बात है। तो अगर किसी ने पूछ दिया टोटल रेजिस्टेंस बता दो, तो यहाँ पर 1 अपॉन R टोटल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, और अगर n होंगे तो डैश 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 जितनी इन सब का एलसीएम निकालो और सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो उसके लास्ट में उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके आपका आएगा टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसे कहते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ, जिसमें होता है केवीएल एंड केसीएल। अभी ये चीज बहुत बेसिक लेवल पे है, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें रेजिस्टेंस आपके ऐसी सर्किट होगी जिसमें पैरेलल ब्रांच भी होगा और सीरीज वाला ब्रांच भी होगा। उन सबको सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। बहुत आसान सवाल आता है, मैं सिखा दूंगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। 3 तरीके सिखाऊंगा, 3 तरीकों से आप सीख जाओगे। किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करना एग्जामिनेशन, ये नहीं कि सब लगा दिए, वो 3 तरीके 3 अलग अलग केसेस के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू।